हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। हर चैप्टर में से हम वो क्वेश्चन उठा रहे हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम कवर कर रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं, पहले एक बार देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें मैं आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कराऊंगी ताकि सभी कॉन्सेप्ट्स आपके इजीली कवर हो जाएं। तो अगर कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे तो अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में घुमाकर पूछा जाता है तो वो भी आपके लिए टैकल करना इजी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई की जो यूनिट है उसे आज हम कवर करेंगे। इनमें से सभी टॉपिक्स में से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस होंगे आपके प्रोडक्शन एंड फंक्शन से, लॉ ऑफ रिटर्न से, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स, जितने भी हमारे कॉस्ट के एंड रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक एमसी, एसी, एमआर, एआर, इन सब में डिफरेंशिएशन और ये क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सब हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है ये सब या आपको समझ ही नहीं आते ये सारे कॉन्सेप्ट तो उसके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर आपका सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बहुत सारे बच्चे यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, क्योंकि हमने डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो कवर कर ली, अब सप्लाई भी पूछ लिया गया तो बच्चे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कंफ्यूज्ड होते हैं। ओके, तो वो सभी डाउट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे आपके, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन से। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे टोटल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई कर्व, यानी कि जो आपके पीछे भी अपने चैप्टर्स देखे, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉज ऑफ रिटर्न, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इन सब का 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो देखिए। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, ये सब हमारे पता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी टर्म्स से हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है वो एक्स्ट्रा आउटपुट जो तब मिलती है जब एक और यूनिट वेरिएबल इनपुट की यूज की जाए और बाकी इनपुट कांस्टेंट रखे जाए। यही बोल रहा है डेफिनेशन में भी कि जब एक और यूनिट वेरिएबल इनपुट की यूज की जाती है बाकी इनपुट्स को कांस्टेंट रख के, तो वो जो एक्स्ट्रा आउटपुट जब मिलता है उसे मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, वही बात करें एपी की, जो होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टीपी अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, तो इधर टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्ट, एपी जो है वो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। तो एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें टोटल प्रोडक्ट में से क्वांटिटी को डिवाइड करना होगा, तब हम अपने एवरेज प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है हर यूनिट वेरिएबल इनपुट पर जो आउटपुट मिलती है, इससे कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्रोडक्ट को वेरिएबल इनपुट की क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल कॉस्ट। ये सभी आपने सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, उस सब में से पढ़े हुए में से ही ये छोटे से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो ये सारी बेसिक जो टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो टोटल कॉस्ट है हमारा सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, और प्लस वेरिएबल कॉस्ट, उन दोनों का समीशन हमारा टोटल कॉस्ट हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब ही है जो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, यानी या कोई रेंट है वो लग रहा है, वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। उसी में वेरिएबल कॉस्ट भी जो लग रही है, उन दोनों को हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाता है। ओके, तो इधर 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है। ये छोटी छोटी सी टर्म है बट बहुत बेसिक है, इजी भी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, बेसिकली जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है वो पॉइंट होता है जहां एक फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती है। इसका मतलब है कि फर्म अपने मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों को बराबर कर देती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ले जाती है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब है जब एक फर्म अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों को इक्वल कर देती है, यानी MC इज इक्वल्स टू MR। इस पॉइंट पर फर्म को अपने रिसोर्सेज का सबसे एफिशिएंट यूज करना होता है, जहां ना तो ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होती है
और ना कम प्रोडक्शन की, ठीक है। यानी इक्वल प्रोडक्शन होता है और एफिशिएंट यूज करना होता है रिसोर्सेज का, ठीक है। तो दो कंडीशन होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। एक होती है MC इज इक्वल्स टू MR, जहां मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू के, और MC राइजिंग, ठीक है। तो ये दो कंडीशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए आपको याद रखनी होगी। एक बार डायग्राम के थ्रू भी देख लीजिए। दो लाइंस बनेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फिर एक MR कर्व बनेगा, फिर यहीं नीचे से जाएगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट, और जिस पॉइंट पे MC MR को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सो MC इज इक्वल्स टू MR हमारे को इस पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर है सबको? तो ये हमारा बेसिक सा डायग्राम है जहां पर MC इज इक्वल्स टू MR हुआ और हमारे को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। सो इस पॉइंट को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्लियर? 3-4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे इस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में ही, दोनों कंडीशन भी अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व की शेप कैसी होती है? द सप्लाई कर्व जनरली अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको भी बना के दिखा देती हूँ अगर नहीं पता किसी को तो। ये होता है हमारा सप्लाई कर्व, जिसे S से डिनोट कर रही हूँ, और ये होता है हमारा डिमांड कर्व, जिसको D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए सप्लाई कर्व जो हमारा है वो जनरली अपवर्ड स्लोपिंग होता है। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट है। जब हम किसी भी शेप को, किसी भी कर्व को देखते हैं तो इसी तरीके से देखेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो अगर यहाँ से यहाँ को जा रहा है तो यहाँ राइट में आ गया ये, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट बोलेंगे। उसी तरह हमारा जो डिमांड कर्व है वो भी लेफ्ट टू राइट में ही जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बट वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो क्लियर है आपको? सारे ग्राफ्स जितने भी थे और जो भी टर्म्स थी छोटी छोटी और कंडीशंस वगैरह, मैंने सब कुछ यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन में करवा दिया। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो बिना देर करे आगे चलते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और इकोनॉमिक्स में मैंने बेसिकली आपको बोला है हर क्वेश्चन में अगर आपको ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप उसमें डायग्राम बनाइए ताकि आपको अच्छा स्कोर मिले, ठीक है। और डायग्राम बनाना इकोनॉमिक्स में बेसिक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डायग्राम ही है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और आपके कंटेंट को समझाएगा कि आपने लिखा क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का जो है हमारा वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद एन एग्जांपल। तो उसमें विद डायग्राम भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन ऑल स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। 3 मार्क्स में बस आपसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दो, बस ये पूछा है। बट मैंने यहाँ डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छे से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी है जिसमें सारे स्टेजेस भी हमें शो करने होते हैं, स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, ठीक है। So the law of variable proportion states that as more unit of a variable input are added to a fixed input, total product increases at increasing rate initially, then at decreasing rate and finally decreases. तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिए। ये लो कहता है कि जब एक फिक्स्ड इनपुट के साथ वेरिएबल इनपुट के ज्यादा यूनिट ऐड किए जाते हैं तो टोटल जो प्रोडक्ट होता है वो पहले बढ़ता है, ठीक है। जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पर, फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। यही आपका ये ग्राफ बता रहा है। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक फिक्स्ड एरिया की लैंड पर और वर्कर्स को ऐड किया जाए, ठीक है, ज्यादा वर्कर्स अगर हमने एक फिक्स्ड एरिया लैंड पर लगा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी पहले तो इंक्रीज होगी। मानो मैंने 5 लेबर लगा रखे हैं जो कि मुझे 100 प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, वहीं अगर मैं 10 वर्कर लगा देती हूँ तो वो मुझे 200 का काम करके देंगे। पर जैसे ही मैंने 5 से 10 वर्कर लगा दिए तो जो मेरा प्रोडक्शन है वो 200 की जगह 150 का हो रहा है, यानी कि जो 50 रुपए का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, ठीक है। 50 का कम प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन तो 200 रुपए का होना चाहिए था पर 150 का ही हो रहा है, तो 50 का घाटा हो रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब ज्यादा लेबर हो गई, लेबर बढ़ा दी गई, तो उनका जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो कम हो गई। यानी मान लो बातों में लग जाते होंगे लेबर, ठीक है, या उतना काम नहीं करके देते होंगे। ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वही आपको एक ग्राफ बता रहा है। देखिए जो पिंक लाइन है वो शो कर रही है हमारी टोटल प्रोडक्शन को यानी टीपी को, जो रेड लाइन है वो हमारे एपी को शो कर रही है यानी कि एवरेज प्रोडक्ट को,
और लास्ट वन जो है वो हमारी एमपी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इन तीन की हम यहाँ पर बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तो देखिए, पहले जैसे टीपी इंक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट आ गया जहां पर वो मैक्सिमम हो गया, उसके बाद वो डिमिनिश करने लग गया, वो डिक्रीज हो गया। तो अगर यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे टीपी को, तो वो डिमिनिश होकर डाउन जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा टीपी। और ये कुछ स्टेजेस हैं कि पहले टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, जिसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं, क्योंकि जो पहले कुछ वर्कर्स थे वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। सेकेंड स्टेज में आके क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। एक पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा वर्कर्स प्रोडक्टिविटी को स्लो करेंगे, क्योंकि लैंड फिक्स्ड है और ओवर क्राउडिंग शुरू हो जाता है, यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर हो गए हैं। सब सोचेंगे वो कर लेगा काम, ये कर लेगा काम, तो सब लोग अपना काम से बचते हैं। तो इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने लग जाएंगे सेकेंड स्टेज में। और फाइनल स्टेज है हमारा स्टेज 3, जिसमें नेगेटिव रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे अगर और ज्यादा वर्कर्स ऐड करें। पहले मैंने 5 से 10 वर्कर किए थे, ठीक है, अब मैंने 10 से 15 या 20 वर्कर्स कर लिए। तो ज्यादा वर्कर्स ऐड करने की वजह से आउटपुट कम होने लगता है, क्योंकि रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज होना शुरू हो जाता है। अच्छे से प्रॉपरली रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं लेबर, और जिसकी वजह से काम रुक रुक कर होता है, क्योंकि रिसोर्सेज भी पूरे नहीं है और जो वर्कर्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स वाई फाइनल स्टेज पे हमें कौन से रिटर्न्स आते हैं, हमें नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। ठीक है, समझ आया कब पॉजिटिव इंक्रीजिंग रिटर्न्स आएंगे और कब नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। तो ये तीन स्टेजेस एक्सप्लेन करते हैं कि वेरिएबल इनपुट का इफेक्ट कैसे चेंज होता है फिक्स्ड इनपुट के साथ। ओके, देखिए इस पॉइंट पे हमारा एमपी मैक्सिमम हुआ, फिर वो नेगेटिव में चला गया। अगर वो इधर से जा रहा है तो -10 पे आ रहा है, देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया एमपी, तो एमपी तो नेगेटिव पे ही चला जाएगा। सेकेंड स्टेज पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होके डिमिनिशिंग रिटर्न्स जब देने लगेगा, तो उस पॉइंट पे जीरो होके ये थर्ड स्टेज में नेगेटिव में ही चला जाएगा एमपी। तो ये हमारा टीपी, एपी और एमपी का रिलेशनशिप भी आता है, वो भी अभी समझ लेंगे। बाकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको यही बताता है कि 3 स्टेजेस होते हैं इसमें, और जब एक फिक्स्ड इनपुट के साथ वेरिएबल इनपुट से ज्यादा यूनिट ऐड किए जाते हैं तो टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पर, फिर डिक्रीजिंग रेट पर गिरने लग जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस क्वेश्चन पे मैंने टाइम इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है कुछ भी समझ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं उस पर आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फेसेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जो होते हैं वो घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं, तो अगर ज्यादा मार्क्स का पूछना है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है वो उसे एक्सप्लेन करो, उसके स्टेजेस एक्सप्लेन करो, उसके एग्जांपल दो और विद डायग्राम बताओ, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया आपका। अब यहाँ अलग से पूछ रहा है कि फेसेस बताओ, फेसेस क्या होते हैं, जो स्टेजेस मैंने आपको अभी पीछे समझाए हैं। ठीक है, तो उन सारे फेसेस की बात करनी है, तो सेम डायग्राम यहाँ पर आ गया है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, तीनों अभी समझाया मैंने। इंक्रीजिंग रिटर्न्स कब आते हैं, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज एज मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट आर एडेड, जब ज्यादा वेरिएबल इनपुट को ऐड किया जाता है तो एमपी इंक्रीज हो जाता है, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न देता है। दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, ये हमारा टीपी है, ये हमारा एपी है, ये हमारा एमपी है। तो टीपी भी इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज में, एमपी भी इंक्रीज हो रहा है और एपी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो तीनों ही इंक्रीजिंग स्टेज में है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं क्योंकि एमपी इंक्रीज हो रहा है हमारा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब आएंगे, जब एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग। यहाँ पर हम मार्जिनल प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे, तो जैसे ही हमारा एमपी सेकेंड स्टेज में डिक्रीज होने लग गया, देखिए सेकेंड स्टेज में डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव रिटर्न्स तो नहीं दे रहा बट डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव है अभी भी वो नेगेटिव में नहीं गया है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं गया, अभी वो पॉजिटिव सिचुएशन में है, तो पॉजिटिव में जब तक होगा वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देगा, क्योंकि एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। नेगेटिव रिटर्न्स कब देगा, जब वो जीरो पे आके नीचे चला जाएगा, एमपी -10 में चला गया, तो वो नेगेटिव रिटर्न्स हो गई, तो एमपी बिकम्स नेगेटिव। इसका मतलब है कि नए वर्कर्स की वजह से आउटपुट बढ़ने की बजाय टोटल जो प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने सोचा था कि नए वर्कर्स आएंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट हमारा टोटल प्रोडक्शन जो था वो रिड्यूस हो गया, तो उसकी वजह से हमारे कौन से रिटर्न्स आ रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस याद रहेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेज हैं हमारे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा आपका वो डिफरेंशिएशन का भी आ सकता है। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट से आप क्या समझते हैं, जो कॉस्ट फिक्स्ड है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लाइक रेंट, बिस्किट्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसने जो लैंड ली होगी उस लैंड के लिए उसे रेंट तो पे करना पड़ रहा होगा ना। जो भी उसने एरिया फॉर्म वगैरह ली होगी उस फॉर्म के लिए उसे रेंट पे करना पड़ रहा होगा, अगर खुद की नहीं होगी तो वो एक क्या हो गई हमारी, वो हमारी होगी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वहीं बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होते रहते हैं। लाइक रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जितना ज्यादा आप आउटपुट लेंगे उतना ज्यादा चेंजेस होंगे। अगर आउटपुट कम करते हैं तो कम कॉस्ट आएगी, अगर आउटपुट आप बढ़ाते हैं तो आपका कॉस्ट ज्यादा आएगी। क्लियर है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। एग्जाम्पल देखिए, अ फैक्ट्री रेंट इज फिक्स्ड, फैक्ट्री का जो रेंट होगा वो फिक्स्ड होगा, बट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्शन पर। अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा फैक्ट्री का, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज्यादा आएगा। अगर काम ही नहीं हो रहा किसी फॉर्म में किसी फैक्ट्री में, तो अगर काम नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट के कुछ एग्जांपल है, लाइक लोन पेमेंट, कोई मशीन खरीद रखी है फैक्ट्री में लगाने के लिए तो उसकी ईएमआई जाती होगी, तो उस लोन की पेमेंट हर महीने अगर 5,000 रुपए देना होता होगा ईएमआई, तो फिक्स्ड है, ठीक है, वो पे करना पड़ेगा हर महीने, ठीक है। तो लोन की पेमेंट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट में आ गया। सैलरीज को, वर्कर्स को सैलरी देना वो भी फिक्स्ड है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस जो कराते हैं उसके प्रीमियम्स पे करना, रेंट जो दे रहे हैं फैक्ट्री के लिए वो भी फिक्स्ड है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होती है वो भी फिक्स्ड होती है कि हर महीने इतना देना है। या अदर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कुछ फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं लाइक लोन पेमेंट, सैलरी, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना, रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये सब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में आ गए। वहीं बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो सैलरीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, बट लेबर की जो वेजेस होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो वो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आगे तक आपका चलेगा, तो इसको ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें चेंजेस होते हैं, बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, ओके। तो लेबर की वेजेस में चेंजेस हो सकते हैं, यूटिलिटी के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, वाईफाई है, और अदर कोई एक्सपेंसेस है उनमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारी यूटिलिटी पे, हम कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा बिल आएगा, कम यूज कर रहे हैं तो कम बिल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स कमीशन, वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। पैकेजिंग, पैकेजिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है वो भी वेरिएबल है, क्योंकि उसमें चेंजेस आते रहते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल अगर हम ज्यादा खरीद रहे हैं तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, कम खरीद रहे हैं तो कम पे करना पड़ेगा, तो वो भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब बात। तो ये हुआ हमारा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस। नेक्स्ट है 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कौन से ऐसे 3 फैक्टर हैं जो कि हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। एक होता है प्राइस ऑफ द गुड, जो गुड्स के प्राइस होते हैं वो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादा प्राइस होंगे तो ज्यादा सप्लाई होगी, क्योंकि जब हमें दिखेगा कि भाई प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इसके प्राइसेस मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो हम अपनी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे। तो प्राइस जो है गुड्स का वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है सप्लाई को। उसके अकॉर्डिंग ही एक सप्लायर जो होता है वो रॉ मटेरियल को बाय करता है, ओके। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होगी, ठीक है। प्रोडक्शन में एफिशिएंसी होना हर फैक्ट्री के लिए, हर फर्म के लिए मेन मोटिव होता है कि हम प्रोडक्शन करें वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो। और वो कब होगा, जब उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जिससे टाइम भी बचेगा और अच्छा प्रोडक्शन होके अच्छे प्राइसेस मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी अफेक्ट करती है सप्लाई को। तो एक ये भी कारण है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से सप्लाई में काफी सारे इश्यूज आते हैं, लाइक टैक्सेस रिड्यूस सप्लाई। अगर टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं किसी प्रोडक्ट पे तो उसमें सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा सप्लाई करेंगे ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। वाइल सब्सिडीज इंक्रीज इट, और वहीं अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो वो सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं। कौन, सप्लायर, ओके। तो सप्लायर को अगर सब्सिडीज मिल रही है तो फायदा हो रहा है, तो वो उस टाइम पे सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, और जब टैक्सेस ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं तो वो सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है।
कौन करेगा? सप्लायर। सप्लाई कौन करता है? सप्लायर करता है। तो ये सारे जो चीजें हैं वो कौन सोचेगा? सप्लायर सोचेगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी सप्लाई को। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए हैं। तो मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था आपको कि यहाँ पर आपके एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, ये सारे चैप्टर्स इन सिंगल वीडियो में कवर होने वाले हैं। ठीक है, पेशेंस रखिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, इसे समझते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी अक्सर आपसे पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे और क्या इनके बीच का रिलेशन है। ओके, तो एक बार ये ग्राफ देख लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आउटपुट को रखते हैं, वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट को रखते हैं। और एवरेज कॉस्ट का हमारा ऐसे बीच से बनता है और मार्जिनल कॉस्ट इसके बीच में से निकलता है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए। ठीक है, तो एमसी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए एसी को जाता है। तो ये तो है हमारे कर्व। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कैसे रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बहुत शॉर्ट वे में लिख रखा है, आप इसे ब्रीफली अच्छे से लिखिएगा, बस ये समझाने के लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर बना के आप अच्छे से बड़ी तरीके से लिखिएगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और डायग्राम जरूर बनाना। जब एमसी लेस देन होगा एसी से तो एसी डिक्रीज होगा। देखिए एमसी जो है वो एसी से कम है, एसी ज्यादा है, एसी ऊपर है और एमसी नीचे है। तो इस वक्त पे एसी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डाउन जा रहा है ना, तो एसी डिक्रीज हो जाएगा। और जब एमसी इक्वल्स हो जाता है एसी के, तो एसी कौन से पॉइंट पे होता है? अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है। एसी यहाँ से डिक्रीज होके यूं जा रहा है, ये पॉइंट जो होगा एसी का वो कौन सा होगा? मिनिमम पॉइंट होगा। जब एमसी ग्रेटर देन एसी हो जाता है, एमसी पूरी तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब एमसी इंक्रीज हो रहा है एसी से, उस सिचुएशन में एसी क्या होगा? एसी भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी, तो एसी क्या होगा इस सिचुएशन में? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस रिलेशनशिप इज शो ग्राफिकली वेयर द एमसी कर्व इंटरसेक्ट द एसी कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हमारा एसी एमसी को कट करेगा। तो ये समझ लीजिएगा, जब एमसी कम होगा एसी से तो एसी डिक्रीज होगा, एमसी एसी के इक्वल होगा तो एसी मिनिमम हो जाएगा, और जब एमसी ग्रेटर देन एसी होगा तो एसी एवरेज कॉस्ट जो होगा हमारा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि वो मिनिमम पॉइंट, पहले वो डिक्रीज कर रहा था, फिर वो मिनिमम पॉइंट पे आया, फिर वो फिर से इंक्रीज करने लग गया। ठीक है, समझ आया? तो एवरेज कॉस्ट का किस तरीके से बिहेवियर रहेगा वो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, डायग्राम के थ्रू समझाइए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में 5 ग्राफ्स हैं हमारे, उन पांचों को समझेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सब बच्चों को आती है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बच्चे, बट सप्लाई में कई सारे बच्चे होते हैं जिनको उनके ग्राफ में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि डिमांड के भी याद करते हैं फिर सप्लाई के भी याद करते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यहाँ उस कंफ्यूजन को दूर करूंगी मैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में, इन दोनों के थ्रू क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ रही है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे क्वांटिटी डिमांड लेते हैं हम, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं, तो क्या है इन दोनों के बीच की इलास्टिसिटी, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है, ये आपको लिखना है एग्जाम में। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछी जाए या डिमांड भी पूछी जाए तो पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आप उसे निकालने का तरीका लिखेंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखिए इलास्टिक सप्लाई कब होती है? इलास्टिक सप्लाई तब होगी जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है 1 से, फ्लैटर कर्व होगा। ठीक है, तो इलास्टिक डायग्राम में ये फ्लैटर कर्व बन गया हमारा। वहीं अगर इन इलास्टिक सप्लाई की बात करें तो स्टीपर कर्व बनेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। सो वही बात करें हम परफेक्टली इन इलास्टिक की, इसमें हमारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो ये वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक कहलाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये 0 होता है। और वहीं बात करें हम परफेक्टली इलास्टिक की, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, जब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई होती है हमारी, तो ES हमारा इक्वल हो जाता है 0 के, और जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंफिनिटी। और जब हम बात करते हैं इन इलास्टिक सप्लाई की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। जब हम बात करते हैं इलास्टिक सप्लाई की तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1।
और जब यूनिट इलास्टिक की बात होती है तो आप सभी को पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जीरो कब होता है, इन्फिनिटी कब होता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 कब होगा। क्लियर है? ये थे हमारे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक, ऑल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डायग्राम्स। तो हमें यहाँ पर डायग्राम भी समझ आ गया, प्रॉपर्टीज भी समझ आ गई और हमें पता चल गया कि फॉर्मूला कब कौन सा यूज होगा प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोडक्शन फंक्शन से है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और इसके सभी टाइप्स बताएं और डायग्राम बताएं। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन में इन्होंने सब कुछ पूछ लिया कि प्रोडक्शन फंक्शन बता दो और उसके साथ ही उसके टाइप्स और डायग्राम भी बता दो। तो डायग्राम भी बना के दिखा देंगे हम इन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिखी है, जल्दी से समझते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप को बताता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसमें भी दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसमें कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, बट यहाँ पर जो लॉन्ग रन होता है उसमें सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। ये याद रखिएगा। शॉर्ट रन का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, जो हमने सीखा था अभी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीनों स्टेज समझाए थे अभी आपको। तो वो कब होता है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में। वहीं बात करें हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, जब हम लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन बनाते हैं तो हम फॉलो करते हैं रिटर्न्स टू स्केल को। क्लियर है? तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने शॉर्ट रन का बना रखा है, टीपी और एमपी, एपी ये सब शो कर रखे हैं, और लॉन्ग रन जो होता है वो हमारा आइसोकेंट कर्व शो करता है। ठीक है, तो शॉर्ट रन में इस तरीके से दो ग्राफ बनाए जाते हैं, एक में एपी और एमपी दिखाया जाता है और एक में टोटल प्रोडक्शन। देखिए ग्राफ में तो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, बट ये पता चला होगा कि टीपी इंक्रीज कर रहा है और एपी तो इस तरीके से ही रहेगा पॉजिटिव में, बट एमपी जो होगा वो एक टाइम पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये तो मैंने ग्राफ समझा दिया, पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। एमपी इंक्रीजेस एपी देन एपी इज राइजिंग, जैसे ही एमपी ज्यादा होगा एपी से, ठीक है, इस तरीके से एमपी है और इस तरीके से एपी है। इफ एमपी इज ग्रेटर देन एपी इज राइजिंग, तो जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो हमारा इंक्रीज होगा। और जब एमपी जो है वो लेस देन है एपी से, तो एपी जो होगा वो हमारा फॉल हो जाएगा, यानी डिक्रीजिंग होगा। और फिर एमपी एपी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और एपी जो होगा वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यानी कि ना ही ये इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। तो इस पॉइंट पे होगा जब एपी और एमपी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस टाइम पे एपी मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, और टीपी कब मैक्सिमाइज होगा? जब एमपी हमारा जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एमपी हमारा जीरो हो रहा है, मैं आपको दो पॉइंट क्रिएट करके दिखाती हूँ। ये हमारा टीपी है, ये हमारा एमपी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जब लाइन बनाओगे आप तो देखिए जब टीपी मैक्सिमाइज हो रहा है उस पॉइंट पे एमपी हमारा जीरो है। ठीक है, तो यही सारे रिलेशनशिप को हम यहाँ पर शो करेंगे ग्राफ के साथ। टीपी जब मैक्सिमम है तो एमपी हमारा जीरो है, एमपी ज्यादा है तो एपी हमारा इंक्रीज होगा, एमपी कम है एपी से तो एपी डिक्रीज होगा, और एमपी एपी के इक्वल हो जाएगा तो एपी जो होगा वो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे रिलेशनशिप एपी एमपी और टीपी के बीच में। क्लियर है ना? एपी एमपी और टीपी क्या है? एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। वहीं लॉन्ग रन की बात करें तो आइसोक्वांट बनता है, जितनी भी कैपिटल है और लेबर है उन दोनों के बीच का रिलेशन होता है ये। जिस तरह आपका आईसी कर्व बनता है उसी तरीके से आइसोकेंट कर्व भी बनता है, हर पॉइंट पे इक्वल क्वांटिटी। ओके, आइसोकेंट का मतलब ही है इक्वल क्वांटिटी होना। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही हम कर रहे हैं, तो उतना ही समझिए जितना अभी के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी क्वेश्चंस को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हमारे सारे रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड इट्स टाइप विद द डायग्राम। तो सब कुछ पूछ लिया कि भाई डायग्राम भी बना दो, कॉन्सेप्ट बता दो रेवेन्यू के। यहाँ पर डायग्राम नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम देखेंगे। पहले टाइप्स रेवेन्यू के देखते हैं। 3 टाइप होते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए जो भी प्राइस होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे जितने की क्वांटिटी सोल्ड हो रही है, यानी कि 20 रुपए अगर प्राइस है और 10 क्वांटिटी बिकी है तो
₹200 हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, टोटल इनकम जो हो जाएगी वो हमारी ₹200 होगी। क्लियर है? क्योंकि प्राइस ₹20 है और 10 क्वांटिटी बेची है, ₹20 की 10 प्रोडक्ट बेचे हैं तो ₹200 हो गया। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। वहीं अगर हमें एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी बिकी है। तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितना निकला? 200। क्वांटिटी कितनी बिकी है? 10। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो AR हमारा कितना आ गया? 20। वहीं अगर हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड चेंज इन क्वांटिटी, यानी टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है वो कंसिडर करता है मार्जिनल रेवेन्यू। यानी एक और यूनिट अगर हम बेच रहे हैं तो कितना एडिशनल रेवेन्यू ऐड हुआ। ठीक है, total revenue increase from 500 to 550 when more unit is sold, MR is equal to 50। यानी टोटल रेवेन्यू अगर 500 का था और अब वो इंक्रीज होके 550 का हो गया। ठीक है, इंक्रीज होके 550 का हो गया। तो कितने का प्रॉफिट आया इन दोनों के बीच में? ₹50 का। तो जो हमारा MR होगा वो कितना हो जाएगा? ₹50 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया किस तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा, टोटल रेवेन्यू निकलेगा और एवरेज रेवेन्यू निकलेगा। और उसी तरीके से इनकी डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है और एक एग्जांपल दे देना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर रेवेन्यू के आप बता पाओगे इजीली कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और कितने टाइप के हैं। तो सारे टाइप आ गए यहाँ पर और सबके फॉर्मूले आ गए यहाँ पर और सबके एग्जाम्पल्स भी आ गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि विद डायग्राम। अब डायग्राम भी समझा देते, कोई बात नहीं। तो जब डायग्राम समझाएंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के, तो उनके बीच का रिलेशनशिप भी बताना पड़ेगा। इसमें भी दो दो कंपटीशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस है वो तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, P इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू MR। ठीक है, तीनों इक्वल हो गया। TR होगा वो इंक्रीज होगा कांस्टेंट रेट पे। तो ये हमारा है परफेक्ट कंपटीशन के केस में, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों इक्वल हो गए। क्लियर है? तो परफेक्ट कंपटीशन समझ आ गया। वहीं अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। देखिए यहाँ पर ये एवरेज रेवेन्यू जा रहा है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जा रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों डाउन की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हुए? हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए। और यहाँ पर MR डिक्रीज फास्टर देन AR। MR ज्यादा डिक्रीज कर रहा है AR से, क्योंकि AR तो ऊपर बैठा रह गया फिर भी पॉजिटिव है, बट जो MR है वो नेगेटिव में चला गया, -4 -8 इसमें चला गया। ठीक है, तो इसलिए MR जो है वो डिक्रीज हो रहा है फास्टर देन एवरेज रेवेन्यू। और वहीं बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर मैक्सिमम पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने टोटल रेवेन्यू का ग्राफ नहीं बनाया, बट अभी मैंने आपको टोटल रेवेन्यू दिखाया था। तो वो एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये था रिलेशन TR, AR और MR का। ये क्वेश्चन भी पूरा कवर हो गया, रेवेन्यू का डायग्राम भी समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का यूजिंग MRMC अप्रोच। अब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के थ्रू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में आपको बताना है। तो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का ग्राफ है जहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, यानी AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस, और वहीं मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, जब MRMC की अप्रोच की बात होगी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहां पर मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट बाय डिसाइडिंग द ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब है जब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, MC राइज होना शुरू हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। कि देखिए MR और MC यहाँ पर इक्वल हो रहा है हमारा, और फिर MC जो है वो राइज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। कंडीशन क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की? दो कंडीशन है, MR इज इक्वल्स टू MC, ये अभी मैंने आपको कराया था। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस कराई थी, जिसमें MR MC के इक्वल था और MC राइज कर रहा था आफ्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद MC जो है वो राइज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट कंडीशंस में समझा दिया आपको, एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन इसकी इस तरीके से होगी, मार्जिनल रेवेन्यू जब मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा, इसका मतलब है इनकम जो है, रेवेन्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट।
तो इसमें क्या होगा, इंक्रीजेस प्रोडक्शन, इस लेवल पे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमारी इनकम जो है, हमारा जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है। वहीं बात करें अगर एम आर इज लेस देन एम सी, यानी एम सी ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है, तो जब कॉस्ट ज्यादा लगेगी उस समय हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, प्रोडक्शन रिड्यूस कर देंगे क्योंकि हमारा जो इनकम है वो कम है एज कम्पेयर टू मार्जिन कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा है। और जब मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाएगी उस टाइम पे फर्म क्या करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी, क्योंकि जितने हमारे रेवेन्यू है, जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं, उतना ही हमारा कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए, ना हमने प्रॉफिट किया ना लॉस किया, तो इस टाइम पे प्रोड्यूसर क्या होगा, प्रोड्यूसर इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम पर होगा, प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन यहाँ पर वैलिड करती है। क्लियर है, सबको समझ आ गया होगा एमआरएमसी अप्रोच और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सोचेंगे न्यूमेरिकल नहीं कराया तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा देते हैं, बाकी थ्योरेटिकल में ज्यादा कवर करती हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल जितने आप प्रैक्टिस कर लो वो आपके लिए बेस्ट है, कि क्वेश्चन अपनी तरफ से सीबीएसई डाल के देता है, तो इसलिए हम नहीं पता लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट्स में चेंजेस कर देते हैं, बट जो थ्योरेटिकल है वो हर साल वही सब आता है, तो हम एनालाइज कर पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड है और जो बार बार आ रहे हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो वो सब हमने यहाँ पर आज कवर कर लिए हैं। तो एक बार देखते हैं न्यूमेरिकल। अ प्रोड्यूसर ऑफर टू सेल 400 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। तो मैं शुरू से बोलती हूँ कि क्वेश्चन को छोटा छोटा पढ़ें। तो 400 यूनिट ऑफ कॉमोडिटी है, तो Q जो है हमारा कितना हो गया, 400, साइड में लिख लीजिएगा। When its price is rupees 10 per unit, प्राइस कितने हैं, 10 पर यूनिट, P is equals to rupees 10। आगे क्वेश्चन पढ़िए। While only 200 units are offered if the price reduces rupees 5 per unit, यानी 200 यूनिट्स ऑफर की गई जब प्राइस रिड्यूस हुए 5 रुपीज पर यूनिट पे। ठीक है, जो न्यू यूनिट आई आपकी क्वांटिटी 1 वो 200, और नए प्राइस जो आए वो कितने, रुपीज 5। आगे पढ़िए। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई की इलास्टिसिटी आपको बतानी है। तो देखिए क्वांटिटी पहले 400 थी, तो प्राइस 10 रुपए थे। ठीक, 10 रुपए में 400 यूनिट सेल कर रहे थे, प्राइस 5 रुपए हो गया तो क्वांटिटी 200 कर दी गई। ठीक, सप्लायर अपना भी तो बेनिफिट देखेगा ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या बताया था अभी मैंने आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, मल्टीप्लाई में प्राइस अपॉन में क्यू। ये हमारा फॉर्मूला किस चीज का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। सबको याद हो गया होगा अब तक। तो ये तो वैल्यू तो हमने यहाँ पर साइड में लिख ली थी, उन्हीं को हमें पुट करना है आगे। तो एक बार देखिए, चेंज इन क्यू, क्यू में कितना चेंज आ रहा है, पहले 400 थी अब 200 हो गई, यानी 200 का फर्क आ रहा है। ठीक है, चेंज कितना आ रहा है, 200 का। वहीं अगर प्राइस में चेंजेस देखें तो पहले 10 रुपीज थे अब 5 हो गए, यानी 5 रुपए का चेंज आ रहा है, 5 रुपीज का चेंज। इनटू में इसमें पी अपॉन में क्यू करना है हमको। तो पहला प्राइस कौन सा था हमारा, 10 रुपीज, और पहली क्वांटिटी कौन सी थी हमारी, 400, तो वही हम लिखते हैं। तो प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 400, राइट। तो 0 से 0 कट गई, एक 0 से इधर से 0, 5 4 जा 20, अब 4 4 कटा 1 आ गया, तो टोटल 1 ही आ गया। तो जो हमारा ES होगा वो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरीके से आप क्वांटिटी और प्राइसेस को निकालकर उन दोनों के बीच का चेंज देखकर फिर आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इजीली निकाल सकते हैं। और हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको प्राइस ना दे रखा हो या किसी में आपको क्वांटिटी ना दे रखी हो, तो आप एक्स लेट करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर अगर हो सकता है आपको डायरेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता दी जाए कि 1 है, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में आप 1 को पुट करके, और मानो आपको प्राइस नहीं पता, तो इस तरीके से आप प्राइस को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता रखी है, तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे आज की सारी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करने थे, कॉस्ट के, रेवेन्यू के, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए हैं, तो सबको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। तो अब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर रह गए हैं,
तो वो हमारा लास्ट वीडियो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसमें हम कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट और मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। तो इसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग एक मैराथन लगाएंगे जिसमें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल कवर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ये सारी वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप उस मैराथन के थ्रू माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी अपनी कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी आने वाले भी नोटिफिकेशंस हैं वो सभी आपको इजीली मिलते रहे और आगे आपको क्लास 12th में भी बहुत हेल्प मिले, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।